नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी ने समय रहते अपनी तैयारियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि साल 2024 में वो साल 2019 की तरह ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपना परचम रहना है। इसके लिए बीजेपी ने ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में बीजेपी ने मतदाता चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। मतदाता चेतना अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा वोटरों को साधने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए और साथ ही साथ आगामी नगर निगम और लोकसभा चुनाव के लिए वोटरों को साधने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया। तो देहरादून में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ नगर निगम चुनाव के रहते भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की है। उसके अलावा इस चेतना अभियान का मुख्य मिशन युवा वोटरों को उत्तराखंड में रिझाना है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में युवा एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पिछली बार की तरह ही इस बार उत्तराखंड में 5 सीटें हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर जाकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करके इस अभियान को घर घर तक पहुंचाना चाहती है, ताकि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम उत्तराखंड की घाटियों में, उत्तराखंड की वादियों में लहरा सके। तो लगातार आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। तमाम बड़े नेता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उन्होंने जीत का मंत्र, इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उत्तराखंड में युवाओं को लुभाने की, वोटरों को लुभाने की, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज है उसे जनता तक पहुंचाने की। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान की शुरुआत की है, चेतना अभियान की शुरुआत हुई है और पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित हुए थे, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? जी, वोटर चेतना महाअभियान की बात की जाए तो इस बार जो भाजपा है वो जो नए वोटर होने वाले हैं, जो 18 से अभी होंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव से पहले, उनको लिस्ट में जोड़ा जाएगा। चुनाव की जो लिस्ट होगी उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किस तरह से जो नए वोटर हैं उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाएं किस तरह से आपको प्रभावित की जाएगी, किस तरह से वो प्रभावित हो भाजपा पार्टी से। तो तमाम जो नेता है, चाहे वो संगठन के हो, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें समस्त मोर्चा के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं और जो भी और राज्य की योजना है वो मतदाता तक पहुंचाई जाएगी। तो एक लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जो भाजपा की है वो उसमें जुट गई है कि किस तरह से जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाए, और साथ साथ जिनके 3 महत्वपूर्ण बातों में चर्चा होगी, जिसमें एक तो 18 प्लस जितने युवा हैं उन्हें किस तरह से सूची में लाया जाए, और उसके बाद जो जिनके नाम गलत हो गए हैं लोगों के, उनके नाम किस तरह से किया जाए, और जिन वोटरों का या माइग्रेशन हो गया है, वहां से चले गए हैं, उनका नाम किस तरह से वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो एक कहा जा सकता है कि पारदर्शी जो चुनाव हो उसके लिए ये भाजपा ने वो वोटर चेतना महाअभियान किया गया है, और साथ साथ जिस तरह से जो युवा हैं उनको अपनी तरफ किस तरह से अट्रैक्ट कर सके भाजपा, क्योंकि जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है वो युवाओं का चुनाव होने वाला है, और ऐसे में भाजपा को बहुत जरूरत है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे। किस तरह से जो केंद्र और राज्य की योजनाएं चल रही है उसे किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाए, बूथ बूथ तक पहुंचाया जाए, युवाओं को किस तरह से आकर्षित किया जाए। और इस तरह से इसी कारण ये जो बैठकें हैं वो लगातार भाजपा चला रही है, चाहे वो हर मेरा बूथ में किस तरह से मजबूत किया जाए उसका वो अभियान चलाया गया, कि जहां पर छोटे छोटे पदाधिकारी या फिर बूथ स्तर के अध्यक्ष भी अपने बूथ में गए या फिर अपने क्षेत्र में गए, और वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें राज्य जो योजना है वो समझाई गई, किस तरह से जो
केंद्र सरकार है वो किस तरह से कार्य कर रही है। तो आज यही बैठक की गई जिसमें महेंद्र भट्ट ने तमाम जो मतदान होने हैं, मतदाता होने, जितने भी चुनाव होने आने वाले में, चाहे वो नगर निगम के हो, लोकसभा के हो, वो पारदर्शी कैसे हो, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार जो भाजपा है वो अब लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय नजर आ रही है। जी बिल्कुल तुषार, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी की तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री भी लगातार इन्वेस्टर्स समिट कर रहे हैं और उत्तराखंड में लगातार इन्वेस्टर्स लाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रोजगार की भी बात होती है। तो क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर है जो तमाम पदाधिकारी हैं, क्या उनको कोई विशेष हिदायत भी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर आगे बढ़े? जी हाँ, बिल्कुल। अगर भाजपा की बात की जाए तो जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री की बात की कि इन्वेस्टमेंट समिट उत्तराखंड में होने वाली है दिसंबर माह में, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर 2.5 लाख करोड़ का जो उनका पूरा कहा जाए टारगेट है, उससे कहीं ना कहीं जो कंपनीज आएगी उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये जो स्कीम है, या कहा जाए जो आने वाला जो 2025 का सशक्त उत्तराखंड की बात करते हैं मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो जितनी भी योजना है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, पहाड़ से पलायन रोकने के लिए हो, महंगाई रोकने के लिए हो, युवाओं को दिशा निर्देश देने का हो, या फिर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड करने को, तमाम जो जितनी भी उत्तराखंड की समस्या है उसे रोकने के लिए, चाहे भू कानून को कानून करने की बात आ रही है कि भू कानून रोका जाए, तो उसको लेकर जितनी भी जन समस्या है उसे लोकसभा चुनाव में लेकर जाया जाएगा। 2 बारी से लगातार लोकसभा चुनाव। जी तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कहते हैं कि जब इंसान के मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम मुश्किल हालात भी उसके सामने आड़े नहीं आते। ऐसा ही कुछ इन दिनों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कोटबाग ब्लॉक में देखने को मिल रहा है, जहां मुश्किल हालात और मुश्किल रास्तों के बीच नौनिहालों को अक्षर ज्ञान सिखाया जा रहा है। दरअसल नैनीताल जिले के कोटवारा ब्लॉक के कुछ दुर्लभ इलाकों में नौनिहालों तक किताबों के पहुंचाने के लिए हिमोत्थान संस्था की ओर से घोड़ा लाइब्रेरी की पहल की गई है। दुर्गम ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ महीने से इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ ही साथ कई ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो उनके आने वाले भविष्य में बेहद काम आएंगी। हिमोत्थान संस्था के शिक्षा प्रेरक शुभम बघानी ने बताया है कि आज भी कोटबाग के कई दुर्लभ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां राज्य बनने के इतने साल बाद भी मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसके चलते वहां रहने वाले नौनिहालों को शिक्षा के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए हिमोत्थान संस्था मुश्किल हालातों में भी बच्चों तक किताबें पहुंचाने का बीड़ा उठाकर आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ एक घोड़े में किताबें लाई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। हाँ, और हमने उसमें से उन्होंने हमको बहुत सारी किताबें दी कहानियों की पढ़ने के लिए। हमें वो अच्छी लगी। और जैसे सोल्जर उल्लू, लाइटनिंग, महागिरी जैसी और बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए दी। गर्मियों की छुट्टियों से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने, क्योंकि पहाड़ के बच्चों के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं होते हैं और यहाँ पर कनेक्टिविटी की भी समस्या रहती है, इस वजह से हमने लाइब्रेरी की बुक्स घर घर जाकर घोड़ों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करा रहे थे। अभी जुलाई के माह से जब विद्यालय खुले भी, तो उसके बाद अभी वर्तमान की परिस्थिति ये है कि बरसात के कारण और आपदा की वजह से उत्तराखंड में अधिकांश क्षेत्र आपदा की मार झेल रहे हैं। इस वजह से विद्यालयों में भी अवकाश करना पड़ा है। विद्यालयों में अवकाश के कारण कहीं ना कहीं बच्चों को लर्निंग लॉस हो रहा है। इस वजह से हम लोगों ने पुनः एक बार घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। हम लोग आपदाग्रस्त इलाकों में जाकर घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से अलग अलग पर्वतीय गांवों के तोकों में बच्चों को लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से आ रही है। एडीआर ने राज्यसभा सांसदों की संपत्ति रिपोर्ट की जारी। उत्तराखंड के तीनों राज्यसभा सांसदों की रिपोर्ट जारी। उत्तराखंड में सबसे अमीर सांसद कल्पना सैनी, 7.11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की जानकारी आई सामने। उत्तराखंड में सबसे अमीर सांसद कल्पना सैनी
देहरादून से खबर, एडीआर ने राज्यसभा सांसदों की संपत्ति रिपोर्ट की जारी। उत्तराखंड के तीनों राज्यसभा सांसदों की रिपोर्ट जारी। 7.11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की जानकारी आई सामने। सांसद नरेश बंसल 4.34 करोड़ की संपत्ति के हैं मालिक। 7.11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति की जानकारी आई सामने। सांसद अनिल बलूनी के पास 2.62 करोड़ की संपत्ति। सांसद अनिल बलूनी की बात करें तो करीब 2.62 करोड़ की संपत्ति की जानकारी आई सामने। एडीआर ने राज्यसभा के तीनों सांसदों की रिपोर्ट की जारी। उत्तराखंड की तीनों राज्यसभा सांसदों की रिपोर्ट जारी। उत्तराखंड में सबसे अमीर सांसद कल्पना सैनी। संपत्ति की यदि बात की जाए तो 7.11 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है कल्पना सैनी। अचल और अचल संपत्ति की जानकारी आई सामने। सांसद नरेश बंसल की बात की जाए तो 4.34 करोड़ की संपत्ति की जानकारी आई सामने। वहीं सांसद अनिल बलूनी की बात की जाए तो 2.62 करोड़ की संपत्ति की जानकारी आई सामने। देहरादून से खबर, एडीआर ने राज्यसभा सांसदों की संपत्ति की रिपोर्ट की जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के तीनों राज्यसभा सांसदों की रिपोर्ट जारी हुई है। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है। उत्तराखंड में सबसे अमीर सांसद की यदि बात की जाए तो कल्पना सैनी का नाम सामने आया है। 11.71 करोड़ की संपत्ति की 7.11 करोड़ की चल अचल संपत्ति की मालकिन है कल्पना सैनी। सांसद नरेश बंसल की बात की जाए तो 4.34 करोड़ की संपत्ति का रिकॉर्ड सामने आया है। वहीं सांसद अनिल बलूनी की बात की जाए तो 2.62 करोड़ की संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई है। तो देहरादून से जुड़े तीनों ही राज्यसभा सांसदों की संपत्ति की जानकारी आपको दे रहे हैं। एडीआर ने ये रिपोर्ट जारी की है। उत्तराखंड की तीनों ही राज्यसभा सांसदों की संपत्ति, चल और अचल संपत्ति की जानकारी आई सामने। और अब बात करते हैं अगली खबर की। रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही महिलाओं की भीड़ डाकघरों में देखने को मिल रही है। तो वहीं देहरादून के डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। साथ ही सीनियर पोस्ट मास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे तक खुलते थे, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं जो कि रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। तो देहरादून से यह खबर सामने आई है। रक्षाबंधन के त्योहार को नजदीक देखते हुए रक्षाबंधन पर बहनों का डाक के माध्यम से राखी भेजने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में डाक विभाग ने 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं। इन 4 स्पेशल काउंटर की यदि बात करें तो ये 4 स्पेशल काउंटर सप्ताह में 6 दिन के अलावा रविवार को भी खुले रहेंगे। लिफाफे और टिकट काउंटर पर तमाम जानकारी काउंटर पर उपलब्ध है। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं भारी भीड़ इस समय देहरादून में डाकघर में देखने को मिल रही है, जहां रक्षाबंधन के त्योहार से पहले बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर राखी भेजती हुई नजर आ रही है। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जीपीओ में हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जो काउंटर्स की जो व्यवस्था करके बुकिंग के लिए 3 काउंटर स्पेशल काउंटर खोले हैं, जो कि 7 बजे तक काम करते रहेंगे। सुबह से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, जबकि पहले जो समय था उनका 5:30 बजे तक 5:30 में क्लोज हो जाते थे। अब एक हमने रक्षाबंधन में 3 तो स्पेशल काउंटर खोल रहे हैं, एक हमने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, वो भी सुबह 8 बजे से आपका शाम 7 बजे तक काम करती है। अब संडे को एक स्पेशल हमने इस साल एक नई व्यवस्था कर रखी है कि संडे को भी हम 2 काउंटर रक्षाबंधन में बुकिंग के लिए खोलेंगे जीपीओ। उत्तरकाशी मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बोन गांव में विकास की नई गति देखने को मिल रही है, जहां सांसद टिहरी गढ़वाल ने इस गांव को गोद ले रखा है। लेकिन गांव का विकास किस तरह से हुआ है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 2021 में आई बाढ़ के कारण यहां का पुल बह गया था। कई बार लिखित रूप
से जानकारी देने के बाद भी आज तक यहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं और ऐसे में कोई अनहोनी होने पर भगवान ही उनका मालिक है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर गांव वालों का कहना है कि गांव तो गोद लिया गया था, लेकिन गोद लेने के बावजूद भी जिस तरह की सुविधाएं और जरूरतें गांव वालों की पूरी होनी चाहिए थी, उनमें से ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुल की यदि हम बात करें तो लंबे समय से पुल टूटने के बावजूद भी इसमें मरम्मत का कोई कार्य नहीं कराया गया है। हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पुल 1 साल हो गया टूटा हुआ, अभी उसका निर्माण नहीं हुआ। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और टीचरों को भी बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण किया जाए और बच्चों के आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि वहां पर स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 साल से ये पुल टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पुल को लेकर प्रशासन और साथ ही साथ वहां के जितने भी नेता हैं उन्होंने इस घटना को लेकर कोई सुध नहीं ली है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूलों के लिए रवाना होते हैं। हर दिन नौनिहालों को खतरे की इस पुल से गुजरना पड़ता है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूलों के लिए निकल रहे हैं। 2021 की बाढ़ में यह पुल बह गया था और तब से इस पुल की मरम्मत को लेकर कोई काम नहीं किया। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। जी उपेंद्र, इस पुल की यदि हम बात करें तो साफ यहां पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चे जान जोखिम में डालकर अपने काम के लिए स्कूल के लिए निकल रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, कब से खराब है ये पुल? आप समझिए जो यहाँ पे पुल था वो बह गया था और तब तक यहाँ पर नदी का पुल नहीं बना है, जिससे कि स्कूली बच्चे अभी भी जान जोखिम में डाल के नदी को पार कर रहे हैं और लगातार और प्रशासन भी अभी कोई सुन दे रहा है। एक लक्ष्य बाइक के बच्चे आसपास जी उपेंद्र, इसके अलावा जानकारी ये भी है कि बोन गांव को सांसद ने गोद लिया था। गोद लेने के बावजूद भी क्या यहाँ पर कभी सुध ली है कि लोगों को जरूरत जो है, उनको बेसिक जरूरतें जो है उन्हें मुहैया कराई जा सके? बात आपको बता दूं कि तो सांसद ने गोद ले रखा है, लेकिन अभी भी ये गाँव अभी मूलभूत गाँव से काफी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती जिससे कि यहाँ पर कोई विकास पैदा हो। जी बिल्कुल, इसके अलावा शिकायत की यदि बात करें तो स्थानीय लोग जो है, गाँव वाले जो है, उन्होंने कहाँ शिकायत अभी तक दर्ज कराई है? मैं आपको बता दूं उन्होंने लगातार शासन प्रशासन और उसके भी जो सांसद ने भी कई बार शिकायत हर बार वही और लोग आ जाते हैं। आप लोग को मांग है उन लोगों ने मांग कर ली है। अगर हमारी मांग को जल्द नहीं सुनी जाती तो हम अपना धरना प्रदर्शन और भूखहड़ताल पर बैठने को। जी, इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की यदि बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन को इस पुल के ध्वस्त होने की जानकारी कब से है और उसके बाद जानकारी होने के बाद भी क्या कोई कार्रवाई, कभी कोई निरीक्षण कुछ हुआ है अभी तक? नाम जाते कोई निरीक्षण नहीं हुआ। लोग आते हैं, लोग आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे पुल जल्द से जल्द। जी, इसके अलावा उपेंद्र, जिस तरह से हम पुल देख पा रहे हैं, बच्चे स्कूलों के लिए निकल रहे हैं, बाकी जो अन्य काम है उनके लिए लोग निकल रहे हैं। यदि हम बात करें तो दिन में लगभग कितने लोग इस पुल से गुजरते होंगे? कितने लोगों की जान हर दिन इस तरह से जोखिम में डाली जाती है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई गाँव से आने का जो भी जरूरी काम होते हैं पुल से आना जाना। जी बिल्कुल उपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी के बोन गांव की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि 2021 की बाढ़ में
ये पुल ढह गया था, ध्वस्त हो गया था और उसके बाद 1 साल से भी अधिक का समय यहां पर बीत चुका है। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये महिलाएं, ये बच्चे इस पुल के माध्यम से अपनी जान हर रोज जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में भू अध्यादेश और यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और कहा है कि प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। तो वहीं उन्होंने भू अध्यादेश को लेकर यह भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो भी स्थिति दिखाई दे रही है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे प्रस्ताव, एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर की तरफ जाने वाले रास्ते के पास भूस्खलन हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और मलबा हटाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट के बगल में भूस्खलन हुआ, जिसके आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खासकर वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए मंदिरों और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों काफी संख्या में मस्जिदों को ध्वस्त किया गया, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी दी कि हरिद्वार में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर और मस्जिद को तोड़ा गया है और साथ ही कहा कि आगामी दिनों में इसी तरह के अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एक चीज काउंटिंग भी की जाती है, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और एक मंदिर को भी हटाया गया। तो और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यवसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो तोड़ेगा भी और उस पर अतिक्रमण तोड़ने के पीछे जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा। देर रात मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार बाईपास पर भगवानपुर चंदनपुर के ग्राम प्रधान के भाई की गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जहां इस दौरान प्रधान के भाई नौशाद के साथ बैठे एक युवक को 4 गोलियां लग गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि नौशाद को भी चोटें आई हैं। तो वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि नौशाद देर रात घर वापस जा रहा था, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घायलों को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गुलसाद नाम का ना हमारे पास भगवानपुर चंदनपुर गांव का, तो इसके चोट बाएं कंधे पर, दाहिने हाथ पर और बाएं कंधे के जॉइंट पर चोटों के निशान हैं, इनका भी उपचार कर दिया गया। हमारे द्वारा जो एजेंशियल उपचार है वो किया गया है, बाकी आगे के लिए सर्जन के लिए रेफर कर दिया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।